नमस्कारम, कैसे हैं आप लोग? निकबा सब निमनवा चिकनवा। आज जो हमारा लेक्चर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी होती है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता, डिफरेंट टाइप के जो विविधताएं होती है ना, जैसे आपके घर में अलग अलग के मतलब भांति भांति के लोग, तुलसी तेरे संसार में भांति भांति के लोग। तो जो भांति भांति है ना, यही है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं तुलसी तेरे संसार में डाइवर्सिफाइड लोग। ठीक है, मतलब भांति भांति के। तो हम उसी चैप्टर को आज देख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा डिटेल में जाना है ये वो कुछ भी। ठीक है, क्योंकि आपने ये याद रखना है कि इसी साल आपने जो करना है कर देना है। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं आपको। इसी साल आपको कर देना है, नहीं तो साल दर साल चलता चला जाता है और पता चलता है हम तो पूरा पाषाण काल से तैयारी करे जा रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी करने के मामले में जो है भीष्म पितामह बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही साल में अपन को जितना कुछ भी है ना कर देना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, इंडोक्राइन हो या फिर रिप्रोडक्शन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, जो भी आपकी टॉपिक है, सबका वेटेज बराबर है, सबके क्वेश्चन का वेटेज बराबर है। इससे भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा तो आपके एक नंबर तो कट, मतलब 2 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर के एसएससी के हिसाब से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है। एसएससी में जैसे कि 2 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन पे, तो वो तो आपके 2 नंबर गए और आधा नंबर गलत होने की वजह से जो माइनस मार्किंग होता है वो गया, तो 2.5 नंबर इसमें भी जाएंगे और वहाँ गलत होगा तब भी जाएंगे। तो हमें पूरे अपने जितना भी सिलेबस है सबको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें साल दर साल तैयारी नहीं करना है। साल दर साल तैयारी करने के चक्कर में रहे ना तो हम आपको बता देते हैं आज। ठीक है, आपका चांद किसी और के छत पे निकलना शुरू हो जाएगा। अपने चांद को अपने ही घर के छत पे अगर चाहते हैं चमके तो इसी साल जो करना है आपने कर देना है। हाँ, नहीं तो फिर बैठ करके कबीर सिंह वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, पता चला वो कहीं और किसी और के छत पे निकल रही है आजकल। तो अपने चांद को अपने छत पे निकालने के लिए, चमकाने के लिए पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा लेंदी में नहीं जाकर उतना ही बताऊंगा जो आएगा क्वेश्चन। तो देखिए चलते हैं इस पे। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी सजीव धरती पे जितने भी सजीव हैं उनमें जो विविधताएं हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विविधताएं हैं, जितना स्पीसीज हमने अब तक डिस्क्राइब कर पाया, जितना को हम आज तक जान पाए हैं, ठीक है, वो कितना है, उसका रेंज क्या है? उसका रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख ऐसे स्पीसीज हैं जिसके बारे में हमें अब तक पता चला है। और मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं बताऊंगा कि इससे कहीं 17 से 18 लाख जो हम जानते हैं, इससे कहीं ज़्यादा जो है जिसे हम नहीं जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसको जब तक हम जानेंगे एक्सटिंक्ट कर चुके होंगे। तो डाइवर्सिटी जो है मतलब 17 से 18 अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं। जैसे आदमी एक स्पीसीज है, चाहे वो गोरी मेम हो, चाहे वो काली मेम हो, जो भी हो। ठीक है, सब आदमी है और वो एक स्पीसीज है। चाहे वो कहीं भी रहते हो, भूटान में रहता हो, इंडिया में रहता हो, अमेरिका में रहता हो या फिर ब्रिटेन में रहता हो, सब एक स्पीसीज हुआ। ऐसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ये सब एक एक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग स्पीसीज आप जितने को जानते हैं तो वो कितना है, 17 से 18 लाख। ठीक है, अब इसी डाइवर्सिटी को जब हम लिविंग में पढ़ते हैं तो उसी को वहां कहते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो मतलब जैव, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता। ठीक है, नंबर एंड अब आती है कि बायोडाइवर्सिटी कहते किसको? देखिए सिंपल एकदम स्पष्ट भाषा में, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, या तो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज जो भी कहिए आप, उसका नंबर और टाइप, कितने अलग अलग टाइप के प्रेजेंट ऑन द अर्थ, अर्थ में कितने अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए ये बात समझ में आ गई कंफर्म। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीसीज किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन
कई बार पूछा गया है स्पीसीज किसे कहते हैं, यानी प्रजाति किसे कहते हैं। स्पीसीज को प्रजाति बोलते हैं, हिंदी में जाति या प्रजाति। तो किसको कहते हैं, एक ही प्रकार के और एक साथ प्रजनित पौधों या पशुओं का वर्ग या समूह जाति या प्रजाति कहलाती है। कैसा है, जो देखने में भी कैसा लगे, एक ही जैसा लगे। अब कुत्ता का कोई भी आप ब्रीड उठा के देख लीजिए, देखते ही समझ में आ जाता है ये कुत्ता ही है। ऐसा किसी कुत्ता को देख के लगा उसमें सूंड निकला हुआ है ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे सूंड निकाल के चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। या किसी कुत्ता का पूंछ एक अजीब सा बहुत शेर की तरह नीचे जाकर कैसे मुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखने में लग जाएगा कि हाँ कुत्ता ही। उसका ब्रीड अलग अलग हो सकता है, कोई ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हो, कोई छोटा सा होता है, कोई बड़ा सा होता है, तो अलग बात, वो ब्रीड कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक जैसे तो दिखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वह आपस में प्रजनित हो, आपस में क्या प्रजनन कर सके, आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सके और अपना ही प्रतिरूप वह क्या कर सके, पैदा कर सके। ऐसे पशुओं या पौधों या पशुओं का जो वर्ग होगा क्या कहलाएगा, प्रजाति कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पीसीज को। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये पीएमटी में यानी कि मेडिकल में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमने जान लिया कि इतने अलग अलग तरह के 17 से 18 लाख प्रजाति तो हैं, तो इन प्रजातियों का हम अध्ययन कैसे करेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे कैसे। तो इनके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है कि हमने इसको क्लासीफाई किया है, हमने इसको वर्गीकृत कर दिया। जैसे हमने बोल दिया कि भाई ये मेमिलिया है, यानी स्तनपायी है, स्तनधारी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। हमने बोल दिया ये कॉडेट है। ठीक है, कॉडेट है मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास वर्टिब्रल ये होगा, नोटोकॉर्ड होगा। हमने कहा ये वर्टिब्राटा है, इसका मतलब क्या उसमें वर्टिब्रेट्स होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, उसको वर्गीकृत किया है अलग अलग। हमने बोल दिया ये मछलियां हैं, तो मछलियों का कुछ एक कैरेक्टर होगा जिससे हम समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा है तो ये मछली है, ऐसा नहीं है तो ये मेमल है। जैसे कि दिखने में लगेगा व्हेल मछली, या फिर जिसको मछली कहते हैं व्हेल मछली, वास्तव में वो मछली नहीं, वो क्या है, मेमल है, वो स्तनधारी है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, ऐसे ही डॉल्फिन वो भी अपने, वो क्या स्तनधारी है, जबकि कहाँ रहती है, पानी में रहती है, और वो क्या नहीं है, मछली नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी, जैसे चमगादड़ आप देखिएगा, ये भी क्या स्तनधारी है। ठीक है, ये भी मेमेलिया है। तो इसी तरीके से हमने क्या क्या वर्गीकृत, हमने अब 17 से 18 लाख को अलग अलग तो पढ़ नहीं पाते, तो हमने उसको क्या क्या कि क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको वर्गीकृत, उसको बांट दिया। भाई कुछ तुम यहाँ एक जैसे कैरेक्टर वाले तुम यहाँ रहो, दूसरे वाले कैरेक्टर जैसे वाले तुम यहाँ रहो, तीसरे वाले कैरेक्टर वाले यहाँ रहो। इससे फायदा क्या होता है, इससे बहुत सारी चीज़ों में देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारी चीज़ों में क्या मिलता है, हमें फायदा मिलता है। जैसे एक ही साथ सारे क्लास के बच्चे को बैठा लिया जाए और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। आपको बच्चे में, अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो एक ही क्लास में सबको बैठा के, सारे बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाए तो ये इफेक्टिव नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो उनको क्या क्या अलग अलग क्लास में क्या किया गया, विभाजित कर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह इफेक्टिवली हम इसको क्या कर सके, पढ़ सके, इनके बारे में जान सके। और इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि यही क्लासिफिकेशन, यही वर्गीकरण के आधार पर हम आगे जान पाए, क्या जान पाए कि इंसान का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इंसान बना है किससे। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी स्पीसीज है, तो उसका पूर्वज कौन था, ये सब हमें यहीं से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया, इसका नाम क्या है, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि अध्ययन को सरल बनाया जाए। बिल्कुल 17 से 18 लाख सबको पढ़ नहीं सकते थे, तो उसको वर्गीकृत करके उसका हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर को पढ़ लेंगे, जान लेंगे। जीवों को पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पे, जो भी लक्षण हमने कुछ निर्धारित कर दिया कि जीवों के ये लक्षण होंगे, इनमें ये होगा, इनमें ये होगा, तो अलग अलग वर्ग में बांट देंगे। तो पहले से ही जो निर्धारित हमने लक्षण कर रखा है उसके आधार पर उसकी पहचान करना तथा उचित वर्ग में रखना, अलग अलग वर्ग में उसको रख देना, उसको बांट देना। ठीक है, रखना या बंटवारा करना, ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। अब देखिए वास्तव में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वास्तव में एक प्राकृतिक वंशावली प्रणाली विकसित करना है। क्या करना है, एक प्राकृतिक वंशावली विकसित करना है हमें। ठीक है, विकसित करना जो प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को इंगित कर सके।
मतलब समझे कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। वास्तव में एक प्राकृतिक वंशावली हम बना रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज का उत्पत्ति किससे हुआ, उसका पूर्वज कौन था, समझ रहे हैं, वो कहाँ से इवॉल्व हुआ और उसका इवोल्यूशन का जो पाथ था वो किस प्रकार से उसका इवोल्यूशन हुआ, उस उत्पत्ति और विकास किस प्रकार हुई, उससे हम जानने के लिए हमने क्या किया है, ये क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया है। ठीक है, इस वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव ये है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव इसका। ठीक है, एक तो हमारा क्या है, अध्ययन को आसान करना, उसके बाद उसको पहले से जो निर्धारित लक्षण है उस आधार पर हमने उसको क्या कर देना, अलग अलग वर्गों में बांट देना है। पर ये सब करना क्यों है, तो एक्चुअली एक प्राकृतिक वंशावली तैयार करना है जिससे प्रजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, उसका उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। अब बात आती है यहाँ पे कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, जो भी लिविंग है, जो सजीव हैं, ठीक है, जो भी क्या है, जो भी सजीव हैं, उस सजीव का जो हम क्या करेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी का नाम क्या है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, या फिर दूसरा एक और नाम क्या है, सिस्टमेटिक। क्या नाम है, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक में क्या आता है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण या वर्गीकरण या व्यवस्थित। सिस्टमेटिक जो टर्म है ना, ये ग्रीक का एक वर्ड था जिसका नाम क्या था, सिस्टमा। ग्रीक का एक वर्ड था सिस्टमा, जिससे बना है ये सिस्टमेटिक, और इसका मतलब ये एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब है प्लानिंग टुगेदर, मतलब साथ साथ प्लानिंग करना। उस सिस्टमा, एक ग्रीक वर्ड सिस्टमा से बना है सिस्टमिक। ठीक है, और ये वही है वर्गीकरण। ठीक है, उसको मतलब साइंटिफिकली जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसको साइंटिफिकली जो हम कहेंगे वैज्ञानिक रूप से नाम दिया गया है टैक्सोनॉमी। हम लोग एक ये जो पढ़ते हैं तो मतलब स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ये भी याद रखिएगा, और सिस्टमेटिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जो है ये किस पे आधारित है, क्लासिफिकेशन जो है आधार क्या है, वर्गीकरण का आधार क्या है, सबसे पहला क्या, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति, मतलब कहने का है वो दिखता कैसा है। ठीक है, वो खुद जो जानवर है, जो पशु है या फिर जो प्लांट है, वो दिखता कैसा, उसका मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में कैसा है। ठीक है, जैसे मुझे बाहर से देखने में आपको जैसा लग रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा मॉर्फोलॉजी। और ये हो गया फिजियोलॉजी यानी शारीरिकी, मतलब वो फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर क्या क्या सब चीज़ें हैं। फिजियोलॉजी अंदर, शारीरिक मतलब उसके मतलब ये मॉर्फोलॉजी तो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया, आकृति कैसा है, शरीर उसका किन चीज़ों का बना हुआ है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इसमें इसके अंदर और क्या क्या है, इसमें मतलब कि कितने हार्ट हैं, हार्ट भी कितने होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा ऑर्थोपोडा में जब हम लोग जाएंगे तो ऑर्थोपोडा हालांकि वो नहीं है, अर्थवर्म के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसके पास कितने सारे, कुछ उसके मतलब कुछ खास चीज़ें पूछते मैं बता दूंगा। उसके हर्ट एक नहीं कई हर्ट होते हैं। तो ऐसे ही जो फिजियोलॉजी में उसके पढ़ते हैं, उसका जो शरीर है वो किस किस चीज़ों का, कौन कौन से अंग उसमें मिलते हैं, वो सब चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, मतलब फिजियोलॉजी में। अब आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब वो कहाँ रहता है। अच्छा, इन दोनों बार में एक चीज़ देख लीजिए, मैं बाहर से किसी को देख करके, जैसे किसी लड़की को देखने आप जाते हैं शादी से पहले, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसका मॉर्फोलॉजी। घर आके जब तांडव शुरू करती है तो हो गया उसका फिजियोलॉजी, समझे। अब देखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब परिस्थितिकी, वह जहाँ रहता है उसका परिवेश क्या है, किस परिवेश में वो रहता है। ठीक है, वो कहलाता है इकोलॉजी, परिस्थितिकी। ठीक है, और एक आता है जेनेटिक यानी अनुवांशिकी, मतलब वो उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, उसका जेनेटिक मटेरियल किसके सिमिलर है। ठीक है, किसके सिमिलर है, मतलब जैसे इंसानों का देखें, अच्छा बंदर के सिमिलर है, तो इस हिसाब से बताएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। इस हिसाब से टोटल डिफाइन किया गया कि आखिर जब बैक्टीरिया चला तो फिर ये जैसे यहाँ तक, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है, और यहाँ है ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें से कुछ मुड़ गए इधर, जो बन गए क्या चीज़, मंकी बन गए, कुछ बन गया जिराफ बन गया, कुछ क्या बन गए इससे सांप वगैरह बन गया। ठीक है, सांप बन गया, जैसे पैर हाथ उसके नहीं है, कुछ उसमें से क्या निकल के, अब इसी में से देखिएगा, अब सांप में से ही मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, जो पक्षी है ना वो इसी का रूपांतरण है, यहाँ से फिर क्या हो गया, पक्षी बन गया।
तो आखिर कैसे ये सब हुआ, ठीक है, तो वो सब हम कहाँ से जानते हैं, जेनेटिक्स से। तो इस प्रकार हम किसी के भी ओवरऑल पूरा स्टडी करके उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग वर्गों में उसे हम विभाजित कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमें आसानी से उसका अध्ययन कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, और हम उसका एक वंशावली बना पाते हैं कि यह कौन किससे उत्पत्ति हुई है, किसकी किससे उत्पत्ति हुई है, ये आगे विकास के क्रम में कहाँ जाकर के क्यों ये सारे के सारे ह्यूमन नहीं बने, क्यों कोई मंकी बन गया, क्यों कोई सांप बन गया, कोई वो हवा में उड़ने लगा, कोई पानी में रहने लग गया, ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ उससे हमें पता चल पाता है। ठीक है, अब इसका आगे हम अब पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, आगे हम अभी स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी जो है, तो टैक्सोनॉमी का आधार क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के जो चरण, वर्गीकी के जो चरण है, यानी ये जो टैक्सोनॉमी है उसका जो चरण, कौन कौन से चरण है जिससे होकर के टैक्सोनॉमी को गुजरना पड़ता है, मतलब हम लोग इस प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन, मतलब सबसे पहले आप किसी को पहचानिएगा ना, जानिएगा तभी ना, बिना उसके जान या पहचान के आप कुछ भी तो नहीं कर सकते ना, समझे। तो वही क्या, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, पहचानना मतलब क्या होता है, किसी प्रजाति को उसके लोकल नाम से, उसकी लोकेलिटी से, वो कहाँ का है, उसका लोकल नाम क्या है और वहाँ उसकी क्या गुण धर्म है, उसके आधार पर उसकी पहचान करके उसका क्या करना, उसका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, यही क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमने कहा आम लिया, तो आम ये लोकल नाम है, मैंगो लोकल नाम है, आम। ठीक है, फिर लोकेलिटी क्या है इसका, ये इसका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन है, तो इसी तरह हमने उसका नाम दिया कि भैया ये इंडियन ओरिजिन है, ये हमको फलाना जगह देखने को मिला। जैसे आम मिला तो उसने क्या लिखा, देखिए जैसे मिला तो उसने लिख दिया जैसे आम। ठीक है, ये कहाँ मिला तो लिख दिया जैसे रसीले आम, नहीं मतलब इसमें रस भरे होते हैं, गुदगुदे होते हैं, अंदर में गुठली होता है, वगैरह 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 लिख दिया। ये मिला कहाँ, लोकेलिटी कहाँ मिला, तो मिला जैसे मान लीजिए आम जो हम लोग खाते हैं तो कलकतिया आम होता है ना, कलकतिया आम, मालदह आम, तो मान लीजिए लिख दिया मालदह इंडिया। ठीक है, तो ऐसे उसका नाम दे दिया, इस हिसाब से नाम दे मतलब उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जहाँ मिला वहीं का आधार पे। ठीक है, फिर आता है उसका क्लासिफिकेशन, यानी वर्ग विभाजन उसको करना। तो जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित, इसमें क्या करते हैं कि जीवों को अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं, किस आधार पे, आइडेंटिफिकेशन के आधार पर, जो हमने पहचान किया उसके आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में हमने क्या किया, विभाजित कर दिया। अब विभाजित करने के बाद जैसे क्या करते हैं, विभाजन कैसे होता है जैसे हम लोग करते हैं धर्म, जाति, गोत्र के आधार पर इंसानों में हम लोग क्या करते हैं, विभाजन करते हैं ना, हम फलाना, हम ढिमकाना, ये सब। तो ऐसे इसमें क्या होता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फाइलम, इस आधार पे जैसे हम इंसानों करते हैं धर्म, जाति, गोत्र, ये सब के आधार पे उसका वर्गीकरण कर देते हैं, उसी प्रकार ये क्या करता है, वर्ग, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, जीनस, स्पीसीज, इन सब आधार पे ये वर्गीकरण जीवों का हम लोग करते हैं, लिविंग का करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नोमेनक्लेचर, अब नाम देना। ठीक है, तो नाम आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए इसी आधार पे धर्म हमने किसी का देखा, ठीक है, देखिए इसी को देखे, जैसे इंसानों में हम लोग नाम देते हैं, तो क्या करते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसका नाम क्या होगा, रोहन, रोशन, अभिजीत, फलना, ढिमका, ऐसे ही। अगर वो मुस्लिम है तो उसका नाम क्या होगा, फरहान, शाहरुख, सलमान, यही सब नाम होगा। ठीक है, तो वो क्यों नाम है, क्योंकि उसका पहचान किया गया, अच्छा धर्म के आधार पर नाम दिया गया। अब जैसे नाम दिया गया, अब फिर उसके बाद आता है क्या चीज़, जैसे देखिएगा चिराग पासवान, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तो उनके पीछे उनका क्या, उनका गोत्र या जाति का नाम लगा होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या किया, 2 अक्षर का हम यहाँ नाम बनाते हैं। तो हम वहाँ देखेंगे कि नामांकन हम किस आधार पर करते हैं, इसी क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और इस दोनों के आधार पर हम उसका फिर नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, नामांकन, नाम देना। तो ये नाम जो देंगे कौन सा होगा, सर्वमान वैज्ञानिक नाम होगा, जो पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे देखिए हमने क्या कहा था, आम, हमने बताया था ना आपको आम के बारे में। तो आम हमने, आप यहाँ कहीं बोल देंगे आम, चलो ठीक है, मैंगो ठीक है, लेकिन जब इसे वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई नाम जो पूरे दुनिया में सब एक्सेप्ट करे, हाँ ये ठीक है, तो ऐसा नाम कौन सा है, उसका नाम है, उसका मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका, ये क्या है, नाम है आम का, जो पूरा वर्ल्ड इसमें एक्सेप्टेड है। आपने फ़ोन किया, आपने यूएस में किसी फ्रेंड को आपने कहा कि मैं मेंजीफेरा इंडिका खा रहा हूँ,
यूके में मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है यूके में, आपने फ़ोन किया, हेलो मैं मंजी फिर इंडिका खा रहा हूँ। फिर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी कहीं और, कोई बिहार में, हेलो हम मंजी फेरा इंडिका खा रहा हूँ, नहीं समझेगी, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि मंजी फेरा इंडिका एक सर्वमान्य नाम है जो पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। हाँ, का नाम ये है, जैसे इंसान, आदमी का नाम क्या है, ह्यूमन का क्या नाम है, होमो सेपियंस, ऐसे ही ये नाम दिया जाता है, ठीक है। ये साइंटिफिक नाम कहलाता है। अब फिर आता है, ये देखिए, ये अध्ययन के लिए, ठीक है। आप बैठ करके बात करते हो, ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि अच्छा तो हम जो है ऐसा नाम याद कर लेंगे तो हम हर जगह लोगों से बात कर सकते, नहीं। आप ये नाम याद करके दुकान में जाइएगा तो बोलेगा मंजी फिर इंडिका कैसे है, दुकान वाला नहीं देगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता। तो ये साइंटिफिक है, ताकि अगर कोई मान लीजिए आम के ऊपर किसी ने स्टडी किया और वो जो तो क्या लिखा है, मंजी फेरा इंडिका के बारे में स्टडी किया, यूएस में किसी ने स्टडी किया मंजी फेरा इंडिका के बारे में, तो सबको पता हो कि मंजी फेरा इंडिका आम है, उसकी स्टडी हुई है, ये सब उसमें, ठीक है। तो इसलिए वो नाम दिया जाता है, ठीक है। अब आता है टेक्सोनोमिक हायरार्की, यानी वर्गीकी अनुक्रम। ये क्या होता है कि वर्गीकी की व्यवस्था को बनाने का काम करता है ये। जैसे क्या है कि सबसे पहले किसी ने कहा, जैसे सबसे पहले क्या आता है, कौन से धर्म के हो भैया, अच्छा हिंदू धर्म हो, फिर आपकी जाति क्या है, अच्छा फिर आपका गोत्र क्या है, अच्छा फिर आपका कुल देवता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ कुछ होता है, ठीक है, मंत्र क्या है, ये सब कुछ होता हो, मुझे इतना याद नहीं, कुल देवता गोत्र कुल, हाँ कुल अलग होता है, फिर कुल देवता अलग होता है, ये सब इस तरह से आता है ना। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसका देखेंगे क्या कि किंगडम कौन सा है, सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्डर है, फिर उसका क्या फैमिली क्या है, फिर जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, ऐसे ही हम उसको डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था बनाना ही क्या होता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की, वर्गीकरण का अनुक्रम, एक के बाद एक बनाना। जैसे हमने इसमें बनाया है ना अनुक्रम, बिल्कुल ऐसे ही हमने किंगडम से लेकर के और फिर स्पीसीज तक हम एक अनुक्रम बनाते हैं, ठीक है। वो इसमें करना, ये बनाना, ये क्या है, टैक्सोनॉमी का एक कैटेगरी है, एक चरण है, एक स्टेप है, ठीक है। तो लेकिन वर्गीकरण का मुख्य रूप से देखिएगा, वर्गीकरण जो हम करते हैं तो ये तो वर्गीकरण के स्टेप है, लेकिन वर्गीकरण का आधार अगर देखिएगा तो वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या है, पहचान, वर्ग, विभाजन और नामांकन, यही उसका क्या मुख्य रूप से, ये उसका वर्गीकरण का आधार है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मेनी टाइम्स। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और मेडिकल में तो पूछता ही रहता है कि वर्गीकरण, टेक्सोनोमी का जो आधार है वो क्या है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वर्ग विभाजन है यानी कि क्लासिफिकेशन है, और नामांकन है यानी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ तक हो गया, इसको याद रखिएगा, VBI है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वर्गीकरण का इतिहास, वर्गीकरण जान चुके हैं, अब हम लोग वर्गीकरण का इतिहास देख लेते हैं कि यहाँ किसने कब से शुरू किया, ठीक है। तो देखिए वर्गीकरण का इतिहास जो है ये काफ़ी पुराना है, ठीक है। BC में चल जाएंगे, BC, वही BC, ठीक है। तो किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस। देखिए सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने इसका प्रयास किया था। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है और ये बिफोर क्राइस्ट मतलब 460 BC से 377 BC में आए थे, ठीक है। हिप्पोक्रेटस थे, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। ये कई जगह क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटस फादर ऑफ मेडिसिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया था, इन्होंने और इनके साथ डेमोक्रेटस, ये दोनों ने पहले ये दोनों जंतुओं का वर्गीकरण का प्रयास इन्होंने किया था। फिर हमारे पास आते हैं हमारे सबके फेवरेट अरस्तु जी, एरिस्टोटल। ये 384 BC से 322 BC इनका जो है जन्म, लाइफ स्पेन है, जन्म का कुंडली जब तक जिए थे। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, BC में जो जितना कम BC वो हमारे उतने पास है। ऐसे भी आप जानते होंगे इंसानों में हम लोग भी जो कहते हैं वो 1 नंबर का BC है, तो BC से दूर रहना चाहिए। तो जो जितना BC हम उससे उतना दूर रहते हैं ना, तो ये जितना BC उतना ही ज़्यादा हमसे पुराना हो गया। बिफोर क्राइस्ट ये 460, मतलब बिफोर क्राइस्ट के आने से 460 साल पहले, और ये 384 साल पहले, तो ये हमारे नज़दीक है, ठीक है। मतलब किस में, समय में,
ठीक है, टाइम पीरियड में ये हमारे थोड़े नज़दीक है। जो जितना कम बीसी वो उतना हमारे पास, ये तो नॉर्मल भी बात है, हम सब करते हैं यही। ज़्यादा बीसी जो होता है उससे हम लोग दूर ही रहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ भी वही है, याद रखिएगा, ऐसे याद रह जाएगा। तो इनका काम बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब एकदम। देखिएगा ये क्या कर रहा है, इन्होंने क्या किया, सजीव को यानी जो भी लिविंग है उनको इन्होंने दो भाग में बांट दिया, एक पादप लिया और एक को नाम दिया जंतु, एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया सबसे पहले इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया, इनको एनिमल पे, इनका काम मेनली एनिमल पे था, हम जहाँ सब जानते हैं। इन्होंने बुक लिखा था, याद बताइएगा बुक, मेरे कमेंट में आकर के आप लोग सब बुक का नाम बताएं, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी अरस्तु के बुक का नाम, ठीक है। तो इन्होंने जो बुक लिखा था उनमें इन्होंने जानवरों को क्या क्या था, डिस्क्राइब किया था। तो याद रखिएगा इन्होंने जो दो भागों में डिवाइड किया था, एक जिसके पास खून नहीं, सॉरी एक जिसके पास खून है और जिसके पास खून नहीं है, ठीक है, यानी जिसमें ब्लड है जिसमें ब्लड नहीं है, इसी आधार पे डिवाइड किया। आपने देखा है कोई ऐसे जंतुओं को जिसके पास क्या नहीं है, ब्लड नहीं है, निश्चित रूप से देखा होगा आपने। चींटी को मारा होगा, चींटी में ब्लड मिलता है, नहीं मिलता है। अपने फतिंगे को मारा होगा, ब्लड मिलता है, नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया कि एक जिसमें ब्लड मिलेगा, दूसरा जिसमें ब्लड नहीं मिलेगा। जो जिसमें ब्लड मिलेगा उनका नाम इन्होंने दिया इनाइमा। क्या नाम दिया, इनाइमा। और जिसमें नहीं मिला, जिसमें ब्लड नहीं था उसका नाम दिया एनाइमा। इनाइमा और एनाइमा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनाइमा और एनाइमा, जिसमें ब्लड है उसको इन्होंने कहा इनाइमा। बस ई और ए का फर्क है, ठीक है, ये ई इधर और इधर ए का फर्क है, ठीक है। तो क्या नाम दिया, इनाइमा ब्लड वाला, एनाइमा बिना ब्लड वाला। फिर इन्होंने फर्दर जो ब्लड वाला था इसको डिवाइड किया, विविपेरस, ओविपेरस, मतलब जो बच्चा देगा, दूसरा जो अंडा देगा। तो इनका काम को हम थोड़ा अलग से इनका पूरा चार्ट बना करके अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि किस किस ने क्या सब काम किया था, हमने देखा था। तो अरस्तु जी का जो हमने देखा था, तो अरस्तु जी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं इसमें। पूरा 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 क्वेश्चन ही भरा पड़ा है, देखिएगा पूरा सारा के सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरस्तु ने सबसे पहले लिविंग को डिवाइड किया था दो भागों में, पादप में और जंतु में। सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने ही काम किया था। फिर अरस्तु जी ने क्या किया, जानवरों को, इनका काम जानवरों पे था, हम सब जानते हैं। इन्होंने जो बुक लिख कहा था, क्या नाम था उनका, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। तो इन्होंने, और इस पे काम इनके शिष्य जो थे, इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने किया था, ठीक है। तो इन्होंने जंतु को दो भागों में डिवाइड किया था। एक का नाम था इनाइमा, ई, याद है क्या, ई नाइमा, ई। और दूसरा का नाम था एनाइमा, ए, ठीक है। याद रखिएगा ये ए और यहाँ ई, इसी का अंतर है, ठीक है। यहाँ है एनाइमा, यहाँ है इनाइमा, हिंदी में ई, यहाँ ए, ठीक है, इसी का अंतर है। इनाइमा, एनाइमा। इनाइमा में क्या था, ब्लड प्रेजेंट था, मतलब जिस जंतु के शरीर में ब्लड होता था, वह जानवर जिसके शरीर में क्या था, ब्लड था, वह जानवर जिनके शरीर में ब्लड था उनको कहा इनाइमा, जिनके शरीर में था उनको कहा एनाइमा, जिनमें था इनाइमा, जिनमें नहीं था एनाइमा, ठीक है। अब देखिए, अब जिनके शरीर में ब्लड है, अब उनको भी फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया, किस भागों में। देखिए इसमें से हमने पहले बताया था कीट पतंग जिसमें वो सब है, ठीक है, मतलब जिसमें नहीं है कौन सा होता है। अब जिनमें था उनमें क्या क्या, विविपेरस और ओविपेरस। इन्होंने कहा कि जिसमें ब्लड है, हमने देखा है वो दो प्रकार के थे। तो बोला भैया कौन कौन से प्रकार के थे बतलाइए। तो दो प्रकार कौन से इनको दिखे थे, एक था कि जो बच्चा दे रहा है, जिसके अंदर खून है और वो बच्चा दे रहा है, तो उसको बोला विविपेरस। क्या बोला, विविपेरस। हिंदी में उसको बोला जरायुज। क्या बोला, जरायुज, ठीक है। और ओविपेरस जो क्या देता था, ओ, आगे में ओ लगा है, समझे, अंडा, ओ अंडा। तो ओविपेरस किसको बोलेंगे, अंडयूज, जो अंडा देगा। जरायुज जो बच्चा देगा, अंडयूज जो अंडा देगा, जरायुज जो बच्चा देगा, ठीक है। विविपेरस बच्चा देगा, ओ अंडा, ठीक है, अंडा देगा, समझ गए। इसमें कौन सा होगा, इसमें आदमी वगैरह सब हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा, इसमें हो गया पक्षी हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब जो भी अंडा देने वाला आता है वो सब, ठीक है। और जो बच्चा देगा इसमें आ गया। ये हो गए खून वाले में, जिनके पास खून था, ठीक है, खून था। जिनके पास खून नहीं है, अब जिनमें खून नहीं है उनमें हम लोग क्या देखते हैं, देखिए एब्सेंस ऑफ ब्लड, जिनके पास खून नहीं है, तो उनमें इन्होंने क्या किया, इसको 5 भाग में उन्होंने डिवाइड कर दिया। बोला भैया तुम लोगों को 5 भाग में डिवाइड कर देता हूँ, उस दिन सब एडजस्ट कर लेना। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर स्टडी नहीं किया था, इन्होंने लोगों 500 जानवरों पर स्टडी किया था, ठीक है। जो एक का नाम दिया इन्होंने सिफेलोपोडा।
सिफेलोपोडम उन्होंने बोला, उनको जो विशाल का घोंघा लगा ना, बड़ा बड़ा घोंघा सब, ठीक है, तो उन्होंने उसको दे दिया किसमें, सिफेलोपोडा में। अब जाए गए होंगे गांव में, खेतों में जब खेती होती है ना, खास कर धान के समय में, तो इतना बड़ा बड़ा घोंघा मिलता है, आदमी खाता है उसको पंजाब तोड़ करके, पता नहीं कैसे खाता है, मैं बस मैं जानता हूँ कि खाता है, ठीक है, कैसे खाता नहीं पता। केकड़ा भी आदमी खाता है, पता है वो इस तरह से होता है, जो कैंसर का साइन होता है, ठीक है, उससे भी आदमी खाता है। अब देखिए मोलस्का और इकाइनोडर्माटा, आदमी कुछ भी खा सकता है। ये छोटा घोंघा, और जो छोटा जो घोंघा होगा वो हो गया, और सितारा मछली, वो जो स्टार फिश होता है ना, उसको रख दिया, छोटा घोंघा और सितारा फिश को इसने रख दिया इसमें। ये बस बाहर से देख देख करके रख रहे थे, ऐसा नहीं था इनको अंदर से, इनको लगा बहुत बड़ा बड़ा घोंघा ये अलग होना चाहिए, तो उन्होंने सिफेलोपोडा में डाल दिया। मोलस्का और इकाइनोडर्माटा, इन्होंने छोटा वाला घोंघा और इसको डाल दिया, क्या नाम है, सितारा मछली को। और इन्होंने एक चीज़ याद रखिएगा, ये जैसे इसका एक डिवीजन ये है और एक ये यहाँ पे, ठीक है, इसने फिर एक देखिए, इन्होंने पहला डिवीजन ये था, दूसरा डिवीजन ये, तीसरा डिवीजन ये, चौथा डिवीजन ये, और पांचवा डिवीजन ये है इनका, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरे में इन्होंने किसको डाल दिया, देखिए क्रिस्टेशिया नाम है, क्रिस्टेशिया, ठीक है, इसमें इन्होंने किसको डाला है, क्रिस्टेशिया में केकड़ा और झींगा को, किसको, केकड़ा, याद रखिएगा, किसको डाला, केकड़ा और झींगा, झींगा होता है ना, झींगा मछली जो आता है उसी, जिसको कहते हैं लोग झींगा मछली, ठीक है, हालांकि वो फिश नहीं है, ठीक है, उसे हम देख लेंगे आगे। तो केकड़ा और झींगा को इसने डाल दिया, इसका नाम दिया क्रिस्टेशिया, ठीक है। फिर कीट और मकड़ियाँ को डाल दिया, कीट पता मकड़ी उकड़ी जितना है ना, राम जी का टिड्डा घोड़ा वगैरह जो उछलता रहता है, वो सब इसमें डाल दिया, ठीक है। उस पर फिर डाल दिया इसने स्पंज, सिलेंटेटा, यानी स्पंज और सी एनिमन, ठीक है, सी एनिमन, यानी सी एनिमन आप देखे होंगे कुकुम्बर लाइक होता है, सी कुकुम्बर वगैरह कहते हैं, तो वो सब इन्होंने स्पंज इसमें डाल दिया। तो ये इनका था अरस्तु का। तो अरस्तु का मोटा मोटी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले दो भागों में प्लांट और एनिमल डिवाइड किसने किया था, अरस्तु जी ने किया था। उसके बाद सबसे पहले जो है खून वाला और बिना, जानवरों को खून वाला और बिना खून वाला में डिवाइड किसने किया था, तो अरस्तु जी ने किया था। सबसे पहले अंडा और बच्चा देने वाला में डिवाइड किसने किया था, जो खून, जिसके शरीर में खून भी है और बच्चा देता है ओविपिरस, जिसके खून में, जिसके शरीर में खून है और वो अंडा देता है ओविपिरस, ओविपिरस क्या है, जिसके शरीर में खून है और वह अंडा देगा, ओविपिरस, जिसके शरीर में खून है और बच्चा देगा, बीवीपिरस कहलाएगा, ठीक है, जरायुज कहलाएगा। अब ये फिर आ गया, इसमें बांट दिया, ठीक है, इसको आप देख लेना, ये मोटा मोटी मतलब यही है इससे। और हाँ, इससे क्वेश्चन ढेर सारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये तो ये वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा कम आता है, ठीक है। अब देखिए थियोफ्रेस्टस, हाँ थियोफ्रेस्टस साहब आते हैं, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये शिष्य थे, थियोफ्रेस्टस जो थे ना, ये इधर पादप पे काम किया, तो इन्होंने अरस्तु के स्टूडेंट थे, और ये फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखा था, याद हो रहना होगा आपको, मैंने बोला था गुरु जी से इंस्पायर्ड थे, इसलिए कॉपी पेस्ट वाला भी इंस्पायर्ड नाम था। इसका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनका नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। फिर एक बंदा आता है, उनका नाम क्या है, उनका नाम, हाँ ये भी याद रखिएगा, इन्होंने 480 बुक पे, इनके बुक में 480 प्लांट पादप के बारे में वर्णन है, क्लासिफाई किया इन्होंने। अब आता है प्लिनी द एल्डर, याद रखिएगा प्लिनी द एल्डर, इनका भी बड़ा अच्छा सा काम है। ये एक नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट, ठीक है, मतलब एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, प्रकृति के बारे में इनको खोज करना, उनके बारे में जानना इनका हॉबी था। तो याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है क्वेश्चन भैया, नेचुरलिस हिस्टोरिया, बुक का नाम नेचुरलिस हिस्टोरिया, बुक का नाम नेचुरलिस्ट। ये खुद एक नेचुरलिस्ट थे, ये खुद नेचर से बहुत प्रेम करते थे, नेचर के बारे में नई नई चीजें खोज करके बतलाते रहते थे। तो इनका क्या था, नेचुरलिस हिस्टोरियम, इनका जो बुक है उनका उसका नाम था, ठीक है। इन्होंने 1000 पादप का वर्गीकरण किया था। फिर आते हैं जॉन रे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जॉन रे, रियली में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जॉन रे, ये मामूली नाम नहीं है, ठीक है, जॉन अब्राहम नहीं है कि फिल्म में ही करना है और बॉडी दिखाना है, ये जॉन रे है, ठीक है, ये जॉन रे, लीजा रे नहीं, ऐसा नहीं कि जॉन, आप लोगों के मन में चल रहा होगा सर अगर जॉन अब्राहम की शादी लीजा रे से हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा ये, और अगर पत्नी प्रधान हो जाए तो फिर जॉन के आगे नाम आ जाएगा रे, और फिर हो जाएगा जॉन रे,
हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जैसे होता है ना, क्या नाम है, लारा लारा लारा, हाँ ब्रायन लारा की शादी अगर लारा दत्ता से हो जाए तो क्या नाम हो जाएगा लारा दत्ता का, लारा लारा, ठीक है। वैसे यहाँ नहीं। तो ठीक है, जॉन रे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। जॉन रे एक नेचुरलिस्ट थे। जॉन रे क्या थे, नेचुरलिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था, जॉन रे ने, इन्होंने टर्म स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रजाति टर्म, स्पीसीज टर्म कौन दिए थे, जॉन रे। जॉन रे का दिया हुआ है, जॉन रे का दिया हुआ है स्पीसीज, प्रजाति, जॉन रे ने ही ये टर्म दिया था। और उन्होंने ही स्पीसीज यानी जाति और जीनस, वंश, यानी वंश और जाति में क्या अंतर है, ये बात भी इन्होंने ही बस समझाया था, ठीक है। किसमें, जाति और वंश में क्या अंतर है, ठीक है। जाति और वंश में क्या अंतर है समझाने वाले जॉन रे ही थे। ये पादप में जंतुओं में के वर्गीकरण के लिए, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने चला कि महाभारत में जो वंश था उसकी जाति क्या थी और उसका गुण क्या था, उसका गोत्र क्या था, उसका धर्म क्या था, ये वो वाला नहीं, ठीक है। ये पेड़ पौधों के जो वर्गीकरण होता है ना, स्पीसीज और जीनस, उसमें इन्होंने ही किया था। अब और इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक भी इन्होंने लिखा, भी आई, बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिया प्लांटेरम, सेम टू सेम नाम, एकदम नाम सेम टू सेम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसका भी नाम है। थियोफ्रेटस के बुक से अलग इन्होंने अपना बुक लिखा था, नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। और उस बुक में 18,000 से अधिक जंतु और पादप का वर्णन किया है इन्होंने। 18,000 से अधिक जंतु का जो है और पादप का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। अब यहाँ के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे वो देखेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और करंटली में 6 किंगडम की बातें चल रही है, बट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए अब हम लोग जो आ गए हैं, ये हम आ गए हैं यहाँ, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2, 3, 4, 5, 6 तक आया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, और ये भर भर के पूछा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन ही है, पूरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। एकदम बिंदास होकर सुन लीजिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे केरोलस लीनियस। नाम क्या था, केरोलस लीनियस, नाम सुना ही होगा आपने हर हाल में, ये इतना बंदा फेमस बंदा है ना, केरोलस लीनियस, इन्होंने ये नाम दिया, ये इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इनका एक बुक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो भी बुक है ये आपसे पूछा जाता है और ये सब बहुत क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। ये इनका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, कन्फ्यूजिंग है सबके सब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा एनिमेलिया, सिस्टेमा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, तो आपको पता ही है, अरस्तु, उसके शिष्य, और ये हो गए केरोलस लीनियस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने 2 भाग में दो दिए थे, तो यही एक पादप एक जंतु, जंतु को फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया था, स्तनधारी यानी जिसके पास स्तन है, मेमल, उधर फिर पक्षी जो उड़ सकते हैं, फिर उभयचर जो पानी में भी रहेंगे और कहाँ रहेंगे, और स्थल यानी जल स्थल दोनों पे रहेंगे, लैंड पे भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे। फिर इन्होंने जो डिवाइड किया वो क्या था, मत्स्य यानी मछली, और फिर कीट और कीड़े, कीट और कीड़े मंत्र इन्होंने बताया था कि जो मतलब रेंगने वाला कीड़ा होता है ना उसको, और कीट को फतिंगा को बोला था इन्होंने, ठीक है। इस तरह से 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। उसके बाद फिर आता है 3 किंगडम, याद रखिएगा 2 के बाद तीसरा किंगडम, मतलब दूसरा में एक नाम जुड़ जाएगा, एक और एक अलग से। ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल ने दिया था, 1860 में इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं, एक प्रोटिस्टा ग्रुप इन्होंने अलग से जोड़ दिया था। एनिमल और प्लांट है, प्लांटी और एनिमिलिया, एनिमिलिया प्लांटी है, यानी पादप और जंतु है, एक फिर नाम प्रोटिस्टा इन्होंने ऐड कर दिया था, ठीक है। ये हो गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इतना आसान लगता है मगर पूछा जाता है खास करके ये नाम, और ये भी पूछा जाता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे, ठीक है। क्योंकि आप प्रोटिस्टा आप यहाँ लग रहा है, लेकिन वहाँ आपको दिया रहेगा एनिमेलिया, ये तो दिया रहेगा एनिमेलिया एंड प्लांटी, एनिमेलिया प्लांटी प्लस मोनेरा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। व्हाट आर द, ऐसे पूछेगा, मतलब हिंदी में आपसे
पूछेगा त्रिजगतीय वर्गीकरण जैसे है, तो त्रिजगतीय वर्गीकरण या 3 जगत वर्गीकरण में कौन कौन से जगत आते हैं, तो उसमें दे देगा एनिमेलिया प्लांटी, ये तो देगा ही, ठीक है, जंतु पादप देगा ही, साथ में या प्रोटिस्टा की जगह आपको मोनेरा दे देगा, प्रोटिस्टा की जगह वो फंजाई दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा तीसरे में पहले प्रोटिस्टा आता है, फिर आता है चौथा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको देने वाले का नाम था हर्बर्ट एफ कोपलैंड, हर्बर्ट एफ कोपलैंड, इन्होंने दिया था 1938 में। याद रखिएगा, ये सब के नाम याद रखना है। बस इन्होंने इन तीनों के बाद इन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया, इन्होंने इसमें मोनेरा जोड़ दिया था, मोनेरा ग्रुप को इन्होंने ही जोड़ा था बाद में। याद रखिएगा, मोनेरा ग्रुप को लाने वाले का नाम क्या था, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। तो याद रखिएगा, कोपलैंड ने मोनेरा को जोड़ा था, ठीक है, और उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 के बाद 5वां ही आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। और ये बहुत, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसने इसको पूछा नहीं, हर किसी ने इसको पूछा है, और उसका नाम था रॉबर्ट विटाकर, यानी RH विटाकर भी कहीं के आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसने 4 किंगडम के अलावा क्या किया, 4 था, ये 3, ये देखिए, ये इसमें था 3, इसने एक और जोड़ लिया, 4 हो गया, और 4 में इन्होंने एक जोड़ दिया, उसके अंदर फंजाई, इसने किसको ऐड किया, इन्होंने फंजाई ऐड कर दिया था, फंजाई, ठीक है, फंजाई ग्रुप को इसने ऐड कर लिया, और हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और सबसे ज़्यादा मान यही है, इसी के बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं। याद रखिएगा, इसके बाद एक आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, आजकल बड़ी जोरों पे है, ठीक है, मतलब इस पर काम चल ही रहा है, और इसको अभी तक मान उतना नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या दिया था, इसमें कुछ खास नहीं, इन्होंने क्या किया, ये जो मोनेरा दिया था ना, तो मोनेरा को इन्होंने क्या किया 2 भागों में डिवाइड। देखिए मोनेरा ग्रुप मेनली जो है ना बैक्टीरिया का ग्रुप है, मोनेरा में मुख्य रूप से 16 मेंबर, अगर मानिए किसी को, तो बैक्टीरिया को 16 मेंबर है, ठीक है। तो इस मोनेरा को इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक का नाम रखा आर्कीबैक्टर, एक का नाम रखा यू बैक्टीरिया, आर्की और यू का, देखिए ये जो आर्की है ना, ये आर्की का मतलब क्या होता है, पुराना, आर्की मतलब पुराना, पूरा पाषाण काल के एकदम पुराना। और यू मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब ट्रू, ठीक है। तो यू मतलब ट्रू, मतलब ओरिजिनल, एकदम ट्रू वाला बैक्टीरिया इसको कहा, एक तो ट्रू वाला बैक्टीरिया, एक पुराना वाला बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, पुराना बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना, ये मतलब इसकी जो मतलब सहने की क्षमता होती है ना, ये बहुत गजब का होता है। ये आर्की बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा, वो जो होता है बर्फ होता है ना, बर्फ पे भी मिलेगा, मतलब वो वहाँ पे अटलांटिका में बर्फ पे भी मिल जाएगा ये। और तो और सबसे गजब का बात, ये आर्की बैक्टीरिया आपको वो जो लावा निकलता है ना, उसमें ज्वालामुखी का मुहाना होता है, मुंह, उस पे मिल जाता है ये आर्की बैक्टीरिया, इतना मतलब इसका वो मिलता है पेरिस रेंज। और उसकी वजह क्या है, तो याद रखिएगा, आपसे कई बार ये सवाल पूछा गया है कि आर्की बैक्टीरिया का जो रेंज है, ये एकदम ठंड से लेकर के एकदम ठंड में माइनस डिग्री में जा करके, वो बर्फ में जा करके अटलांटिक में जा करके वहाँ से रहते हुए फिर ये उसमें भी रहता है, जो लावा निकलता है किसमें, वोल्केनो इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है उसमें। तो उसका वजह क्या, इसके ऊपर जो कैप्सूल पाया जाता है ना, इसके ऊपर जो कोट होता है ना, इसके ऊपर जो कवच होता है ना, उसके वजह से, ठीक है। अब देखिए, और ये क्या, ट्रू बैक्टीरिया, इस दोनों में इसको डिवाइड कर दिया, मतलब इसने क्या क्या, मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया, और इस प्रकार 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, पर मान 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है, हम लोग इसी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेस ऑफ डिवीजन इसने मतलब ये जो डिवाइड किया 5 या 6 भाग में, जिसने जैसे किया मेनली 5 भाग में, तो उसका डिवीजन जो इसने क्लासिफिकेशन जो है वो क्या सब स्टडी करके किया गया, क्या आधार क्या रहा। तो आधार ध्यान रखिएगा, एक है कोशिकीय संरचना, उसकी कोशिका का संरचना कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा था, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब, ठीक है। ये याद रखिएगा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो हो गया वो इसमें नहीं आएगा, वो हो जाएगा शारीरिक संगठन, यानी बॉडी ओरिएंटेशन कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें आएगा यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, वगैरह वगैरह। सेल का स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक सेल जो सेल होता है कौन कौन से होते हैं, एक जिसमें कि सेल और उसको कहते हैं सेल स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड नहीं, ऑर्गेनल नहीं होते हैं, उसको कहा जाता है, तो मैं प्रॉपर बायो का ही वो टीचर हूँ, दिमाग से बस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दिमाग से सडन उतर गया था।
मैं प्रॉपर बायो का ही मतलब बायो में अपना जो बोल दिया सही हो जाएगा, गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा है। फिर भी थोड़ा दिमाग से निकल गया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल का बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले डिवीजन में ये आएगा, यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो कोशिका की संरचना कैसा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। और फिर आता है शारीरिक संगठन, जो है बॉडी ओरिएंटेशन, ये यानी यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या सिंपल जो ओरिएंटेशन है वो है सेल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी का वो क्या टिश्यू लेवल का है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम देखते हैं। मतलब सिर्फ कोशिका है, ऐसे कुछ में कोशिका से ऊतक बन जाता है, फिर ऊतक से कुछ में क्या होता है, कुछ अंग बन जाता है, फिर अंग तंत्र बन जाते हैं। तो इस तरह से डिवीजन में फर्क पड़ जाता है अलग अलग लेवल में। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण वो कैसे लेता है, वो किसी को मार के खाता है, कार्निवोरस है, हार्बीवोरस है, सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले जो होते हैं उस पर सड़े गले को खा करके अपना काम चला लेता है, कि किस प्रकार का है, ठीक है। एक आता है फिर चौथा आता है प्रजनन, वो प्रजनन कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो करेगा, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन ही नहीं करता तो फिर वो आएगा, वो कहाँ से एक्सटिंक्ट कर जाएगा ना। तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही, तो कैसा रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल या सेक्सुअल करता है, ठीक है। मतलब इसमें दो प्रकार का होगा, ए सेक्स और दूसरा सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। दूसरा अब आता है वंशागत यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब इसका डीएनए लेंगे, क्या करेंगे, डीएनए, बहुत सारे का डीएनए लेंगे और डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका किससे कितना मैच कर रहा है और क्यों मैच कर रहा है, इस हिसाब से उसका क्या निकालते हैं, उसका एक वंश वृक्ष बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से लेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। और हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बेस और डिवीजन क्या सब था, याद रखिएगा कोशिका का याद रखिएगा कोशिका की संरचना कैसी है, शारीरिक का संगठन का बनावट कैसा है, पोषण क्या है, मतलब खाता पीता किस प्रकार से है, वह प्रजनन किस प्रकार से करता है, और उसका वंशानुगत जो है वो किसके करीब है, कैसे है, उसका डीएनए का क्या है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ये सब करके हम लोग ये इसके द्वारा जो है हमने ये 5 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आज का यहीं तक, और हम अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मेरा आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको कोई सलाह देना हो तो मुझे काइंडली मेरे कहाँ देंगे है सलाह, आपको हर बार मैं बोलता हूँ कहाँ पे, मेरे उस पर आ जाइए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वहाँ इंस्टाग्राम पे आकर के आप क्या कीजिएगा, लाइफ कोच अभिजीत, याद रखिएगा, क्या याद रखना है, लाइफ कोच अभिजीत, ठीक है। वहाँ पे याद रखिएगा लाइफ कोच अभिजीत पे आप मेरे को फॉलो कीजिए। अगर कोई सलाह देना हो कि सर इस तरह से पढ़ा दीजिए, इस तरह से पढ़ाइए, तो आपका सलाह एकदम सराहों पे है, मैं बिल्कुल मानूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बताओ कि एजुकेशन जो है ना, ये नहीं कि 1 वे नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। मैं आपसे सीखूँ, आप मुझसे सीखो, कुछ आपको भी आता होगा मुझसे ज़्यादा, हो सकता है कुछ भी PUBG खेलना तो आता होगा किसी को, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें में आप मेरे साथ आगे होंगे, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। हम मतलब पठन पाठन का बात है, ठीक है। हमें डोमिनेंट नहीं कि मैं स्मार्ट, हाँ मैं सब जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको बस पढ़ाना जानता हूँ, आपको कुछ रिजल्ट निकाल के आपके हाथ में देना जानता हूँ, बस। तो आप मेरे से को कोई भी अगर आपका सजेशन है वो दीजिए, अपना कोई भी क्वेश्चन आंसर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। क्वेश्चन आपका किसी भी रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, लाइफ में चल रही किसी भी तरह की परेशानी उसे ख़त्म कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उससे। क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ, और मैं बता दूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं होपोनोपोनो का एक्सपर्ट हूँ, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ सलाह दे सकता हूँ आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। मतलब कि जितना आसान आपको ज़िंदगी लगता है ना, ये उससे भी ज़्यादा आसान बनाना है, मुझे आता है, ठीक है। वो है मतलब आप जो भी लाइफ में चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बना सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो एजुकेशन उससे, और आपके हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हमारे बता रखा हमारे पास बहुत सारे डॉक्टरों की टीम है जो आपको आपके हेल्थ के रिगार्डिंग को सलाह देंगे। कोई भी तरह की परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी, आप मेरे से, आप मेरे इंस्टा पर आइए, मुझे वहाँ से क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जवाब दूँगा। हमारे डॉक्टर्स आपको जवाब देंगे, हमारे डॉक्टर्स आपसे कॉल पे भी आएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी इश्यूज कैसे हैं, ठीक है।
तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बार बार हमारे चैनल पे आते रहिए, देखते रहिए, और हमें जो आपने वक्त दिया, जो हमसे आपने सीखा, इन सब के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।